एजुकेशन ढंग से ले पाओगे ना ट्रेनिंग आपकी ढंग से हो पाएगी। तीसरी चीज उन्होंने बताया कि सोसाइटल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस भी भैया बहुत ज्यादा होता है, और ये तीनों चीजें अगर आपकी बेटर हैं तो डेफिनेटली आप जो है एज बेटर ह्यूमन कैपिटल आप जो है क्रिएट कर सकते हो, ये कंट्री के लिए है। ठीक है, अब आप बात करें कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस भैया अगर ये फैसिलिटेटर हैं तो इन्हीं में से कोई चीज होगी जो फुलफिल नहीं हो रही है, वही चैलेंज है। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात हमने जो की थी, तो सबसे पहला जो चैलेंज ये बता रहे हैं कि लिटरेसी। लिटरेसी क्या है? लिटरेसी इज एन important characteristics of the population and helps enhance the skill and productivity of human capital। लिटरेसी मतलब एजुकेशन। ठीक है, तो हमारा खुद का जो नेशन है उसके अगर हम बात करते हैं तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल सिंस इंडिपेंडेंस। जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हमने बहुत मेहनत की है ह्यूमन कैपिटल जनरेट करने के लिए, तो ये उसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो अडल्ट लिटरेसी रेशियो की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अडल्ट लिटरेसी रेशियो होता क्या है? तो अडल्ट लिटरेसी रेशियो का मतलब है, रेट का मतलब है कि एक परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि 15 से अबव है, 15 एंड अबव, ये क्या है? एज का क्राइटेरिया है। हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग ए शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट अबाउट देयर एवरीडे लाइफ। मतलब अगर आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में अगर एक बहुत अंडरस्टैंडिंग एक शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हो तो आपको जो है क्या मान लिया जाएगा कि आप लिटरेट हो। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं 2023 की, 3 साल पहले की, तो इंडिया में जो मेल परसेंटेज था लिटरेसी रेट का वो था 85%, और फीमेल लिटरेसी की अगर आप बात करते हो तो 70%। ठीक है, ये कब का डाटा है? ये 2023 का डाटा है, और ये डाटा किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ठीक है, इट्स नॉट कि इंडिया का ये डाटा है, वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं ये। ओके, चलिए। डिस्पाइट प्रोग्रेस इन मैनी एरियाज इंडिया फेसेस चैलेंज इन डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल। हम बहुत सारे एरिया में प्रोग्रेस कर रहे हैं बट स्टिल हम जो है ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे का एक डाटा है 2024 का कि 65% ऑफ पीपल इन इंडिया आर बिलो द एज ऑफ 35। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया 65% लोग ऐसे हैं जो कि यूथ हैं, है ना, जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। यानी कि इंडिया हैज ए यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन विच में हेल्प द कंट्री रीप द बेनिफिट्स ऑफ ए डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड अब क्या होता है? ये क्या बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास मौका है, हमारे पास जवान लोग ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डिपेंडेंट लोग और वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? द बेनिफिट ए कंट्री गेट्स व्हेन इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वर्किंग पीपल। मान के चलिए आपके घर में हैं 10 लोग। ठीक है, अब 10 लोग में से सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो कि 15 से 59 की एज में आते हैं, और ये पढ़े लिखे हैं, ये लिटरेट हैं, और ये पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अर्निंग ये कर रहे हैं। अब ये 2 लोग पे कितने लोगों का भार है? 8 लोगों का, जिसमें से आप मान के चलो 4 बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, और 4 आपके जो हैं ओल्ड एज पीपल लगा लो। ठीक है, अब क्या है, क्या लगता है आपको इस फैमिली की ग्रोथ किस लेवल की होगी? भैया अर्निंग करने वाले तो सिर्फ 2 हैं, डिपेंडेंट जो है वो ज्यादा है पॉपुलेशन, मतलब एक फैमिली में, तो इनका सिर्फ गुजारा होता होगा। ठीक है, वहीं आप मान के चलें कि भैया 7 लोग तो कमाने वाले हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो 7 लोग तो कमाने वाले हैं, सिर्फ 3 लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं इन पे। 3 लोगों का इनको खर्चा उठाना पड़ रहा है, 7 कमाने वाले हैं, तो ये क्या, ये तो फल फूल रहे होंगे, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो अब इस फैमिली को आप कंट्री से मान के चलिए, इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं
कि भैया हम जवान तो हैं, 15 से 59 की एज में तो हम आ गए, 60 में तो आप सीनियर सिटीजन बन जाते हो ना, 60 के बाद। तो हमारे यहाँ का वैल्यू सिस्टम क्या है कि बुजुर्गों से काम नहीं कराना, है ना। तो उसके और 60 हमारी रिटायरमेंट एज भी है, उसके बाद तो गवर्नमेंट ही बोल देती है कि चलो आप रेस्ट करो, रिटायरमेंट ले लो, है ना, अब आप काम करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो है, ये एक ऐसी एज है जिसमें आप कमा सकते हो, लेकिन कमाओगे कैसे? अगर आप हो एक इंजीनियर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, पायलट, कुछ भी, आप एक आईएएस हो, आप आईपीएस हो, पुलिस में हो, उसके लिए आपको क्या लगेगा? उसके लिए आपको ईएनटी लगेगा, एजुकेशन अच्छी चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी चाहिए, हेल्थ केयर आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, सोशल इन्फ्लुएंस भी आपका उस तरीके का होना चाहिए, है ना। अगर ये आपको अच्छे से मिल गए तो आप एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बन गए। लेकिन अब मान के चलो कि भैया ये 7 लोग हैं, लेकिन ये सातों में से कोई इतना बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना, कर ये क्या रहे हैं, कर रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट पे काम, मजदूरों के जैसे काम कर रहे हैं, फिजिकल लेबर ज्यादा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगेगा कि ये अच्छा फल फूल रहे होंगे? उनके लिए इन तीनों का जो है खर्चा पानी निकालना भी मुश्किल हो रहा होगा, है ना, बस चल ही रहा होगा, धक्का ही लग रहा होगा। तो सेम है कि इंडिया का जो 65% है वो क्या है, 35 साल से कम है। तो इंडिया एक यूथ है। अब यूथ है तो भैया इंडिया अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड अपना अच्छा कर लेती है, मतलब बेनिफिट अगर उठाना चाहे इंडिया, तो ये जो 35 ईयर से कम एज के लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको ह्यूमन कैपिटल में टर्न करना होगा। कैसे करेंगे? प्रोवाइड करा के अच्छी एजुकेशन, अच्छा ट्रेनिंग, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करा के, है ना, बेसिक नेसेसिटी जो उनके उनकी फुलफिल करके, उसके बाद ही हम जो है इंडिया एज ए कंट्री ग्रो कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि भैया पिछले 10 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, किसी एक मिनिस्टर को हम अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फाइनली वो हो भी गया, उन्होंने जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर दे भी दिया, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा, अगर आपको एक बेटर एजुकेशन सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तो फिर हम गरीब के गरीब रह जाएंगे, ये लोग भी आ जाएंगे उस ब्रैकेट में कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद। और इसके बाद एक साइकिल होती है हर कंट्री की या हर सोसाइटी की, कहीं पे भी, कि पहले आपकी पॉपुलेशन जो होती है वो ग्रो 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 कर रही होती है, ठीक है, फिर आप हाईएस्ट पे आते हो और उसके बाद जो है वो आपकी लोअर डाउन हो रही होती है। तो इंडिया फिलहाल यहाँ पे है ना, इंडिया जवान है, लेकिन इस जवानी का फायदा नहीं उठाया गया और लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई, तो इंडिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। जब इसके पास अपॉर्चुनिटी है तो भी ये नहीं कर पाएगा कुछ, और हम ऐसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम आ जाएंगे। अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहे हैं ना, देर आर डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा लिया है, देर आर डेवलपिंग कंट्रीज। हम अभी लगे हुए हैं कि हाँ भैया बेटर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कर रहे हैं, इसके बाद आते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि अपनी बेसिक नेसेसिटी जो है उन्हीं को पूरा करने में जूझते हैं, इनको पूरी दुनिया की रेमो क्रम पे पल रहे होते हैं, ये डेवलप्ड कंट्री के पास जाते हैं कि भैया कुछ तो दे दो ताकि हम अपने पॉपुलेशन को फूड, बेसिक नेसेसिटी जो है, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये हम दे पाए, है ना, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी यहाँ के लोग जो हैं जद्दोजहद कर रहे होते हैं, राइट। चलिए, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हम इस पे काम कर लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं, तो हम डेवलप्ड कंट्रियों की श्रेणी में आ जाएंगे, नहीं तो कुछ सालों के बाद हमें भी इनके जैसे बेसिक नेसेसिटी के लिए जूझना पड़ेगा।
When more people are working and earning, fewer people depend on them, the country can grow, businesses improve, living standards, हमारे living standard भी increase हो सकते हैं, हम developed country भी बन सकते हैं। और इस जो पोटेंशियल है इसका एडवांटेज लेने के लिए इंडिविजुअल को मस्ट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग और स्किलिंग, इन सब की हमें बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए। आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं, वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब्स हैं जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल आपकी चाहिए होती है। However, India has had a rich legacy of skill-based knowledge system and workmanship. मतलब हम पहले से ही इंडिया जो है स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम में काम करता हुआ आया है ना। अगर हम एंशियंट टाइम में भी देखेंगे तो एंशियंट टाइम में भी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, वो स्किल बेस्ड थी। ठीक है, इनफैक्ट जो हमारा वर्ना सिस्टम था वो ऑक्यूपेशनल बेस्ड था, है ना। हम अलग अलग टाइप के काम करते थे। जैसे अगर हम विश्वकर्मा पूजा अगर हम बात करते हैं तो उस दिन क्या होता है, उस दिन आप वर्शिप कर रहे होते हो टूल्स को। टूल्स मतलब जो आपकी हेल्प करते हैं, टूल्स को यूज करने के लिए भी एक स्किल होनी चाहिए ना। तो विश्वकर्मा देवता हमारे आर्किटेक्चर का देवता, हम उनको मानते हैं। ठीक है, और ये एक यूनिक ब्लेंड है कला और विद्या का। कला मतलब आर्ट, स्किल, विद्या मतलब नॉलेज। आपको थियोरी भी पता होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल भी करना आना चाहिए, है ना। थ्योरी को अप्लाई करना आना चाहिए आपको इन रियल लाइफ। बुक्स बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए कि इसको पढ़ने के बाद, इस प्रिंसिपल को जानने के बाद रियल लाइफ में इसका इम्प्लीकेशन कहाँ है, कहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे भैया पहले से हम स्किल हेरिटेज हमारी यहाँ है। हम जो अपनी जो नॉलेज है उसको जनरेशन टू जनरेशन हम पास ऑन करते जाते हैं और उस पर बिल्ट ऑन भी कुछ नया भी सीखते जाते हैं। शिल्प शास्त्र नाम की हमारा एक टेक्स्ट है जिसमें आपको बताया गया है कि स्कल्पचर जो है, पेंटिंग है, बिल्डिंग है, वुडन आइटम है, ज्वेलरी है, उनके डिजाइन की डिटेल आपको दी गई है, गाइडलाइंस आपको दी है ना। तो हमारे यहाँ पे तो एक शास्त्र भी लिखा गया है शिल्प पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिजाइनिंग पे। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेके चलें तो टेक्स्ट ऑन स्कल्पचर प्रेस्क्राइब एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, मेजरमेंट्स क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन ऑफ फिगर्स क्या होने चाहिए, है ना। हमने देखा है हमारे एंशियंट टाइप के टेम्पल्स जो हैं, कैसी कैसी अद्भुत चित्रकारी भी हमें देखने को मिलती है ना। तो हम एज ए कंट्री इंडिया में हमारी हेरिटेज में ही है वो स्किल सेट। हमारा जो वर्ना सिस्टम था एक ये था कि भैया सुनार का बेटा सुनार बन रहा है, लोहार का बेटा लोहार, वो सिखाते थे, घर से ही आप सीख लेते थे, है ना। इट्स नॉट लाइक कि आप स्कूलों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों से लद के कंधों पे भारी भारी बैग लेके आप जा रहे हो और सिर्फ क्लासरूम तक आपकी नॉलेज सीमित है, आपको पता ही नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है। तो हमारे यहाँ पे घर फैमिली बिजनेस आपको सिखाया जाता था। बनिया का बेटा जब स्कूल में है तो ही उसको हिसाब किताब सिखा दिया जाता है ना। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, स्किल सेट है जो कि आपको आना चाहिए। और हम बीइंग इंडियन, हमारे तो कल्चर में ही, सोसाइटी में, हेरिटेज में ही ये सब चीजें हैं। ठीक है, ऐसा ही एक यूनिक स्टिचिंग टेक्निक की अगर हम बात करें जो कि 2000 साल पहले की बात है, 2000 साल पहले की बात है, स्टिच्ड शिप बिल्डिंग का एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। आज हम क्या करते हैं, आज हम बड़े बड़े लोहे की किले वगैरह ठोकते हैं, है ना। कोई भी चीज हमें कनेक्ट करनी होती है तो हम मेटल का सहारा लेते हैं, राइट। लेकिन उस टाइम पे जो है वो स्टिच करते थे वुडन प्लैंक्स को एक दूसरे के साथ कोड से, ना कि नेल से, है ना।
ये बड़ी बड़ी रस्सियां जो होती हैं, इनसे जैसे टांके लगाते हैं आप अपने कपड़ा सिलते हुए, वैसे ही बड़ी बड़ी जो लकड़ियां होती हैं उनको एक दूसरे के साथ जो है स्टिच करके आप बड़े बड़े जहाज बनाते थे। और ये जहाज बहुत फ्लेक्सिबल होते थे, जो कि हेल्प करते थे शिप्स को नेविगेट करने में बहुत ईज के साथ, है ना। मेटल का यूज ही नहीं करते थे, आयरन नेल्स का यूज ही नहीं करते थे वो कनेक्टिविटी के लिए या फिर उनको कनेक्ट करने के लिए। तो ये एक है कि हम 2000 साल पहले हम ऐसे शिप बिल्डिंग कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल की। इससे पहले हमने क्या बात की है? हमने बात की है लेबर की, हमने बात की है लैंड की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल, जो कि तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल क्या है? कैपिटल बेसिकली आपकी जो मॉनेटरी रिसोर्सेज होते हैं या फिर ड्यूरेबल एसेट होते हैं, उनको मिला के आपकी कैपिटल बनती है। ठीक है, अब कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल भैया आपकी मशीनरी हो सकती है, आपकी टूल्स, आपके इक्विपमेंट्स, आपका व्हीकल, आपकी वेंडिंग कार्ट, आपका कंप्यूटर, शॉप्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस बिल्डिंग, जो कि आपके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, उनमें यूज आप करते हो अपने प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी एसेट, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो फिनेंशियल है, जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, उसको आप क्या बोलते हो? कैपिटल बोलते हो। ओके, हमने रत्ना का एग्जाम्पल देखा था, वो रेस्टोरेंट था उनका हाईवे पे, आउटर स्कर्ट्स पे, अच्छा टेस्टी खाना वो देते थे, 7 मेंबर्स की टीम थी उनकी, है ना। तो जस्ट एज रत्ना वुड हैव रिक्वायर्ड मनी टू टेक द लैंड ऑन लीज, तो रत्ना ने जो वो रेस्टोरेंट खोला था तो वो उनका खुद का नहीं था, है ना। उन्होंने वो जो लैंड ली थी, वो जगह ली थी, वो लीज पे ली थी। लीज मतलब रेंट पे लेना। और जो फर्नीचर वहां पे था, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, बैठ के खाने के लिए सोफा वगैरह है, फर्नीचर है, किचन के इक्विपमेंट हैं, यूटेंसिल्स हैं, ओवन है ना, वो सब चीजें उन्होंने क्या, वो सब चीजें उन्होंने बाय की थी, खरीदी थी। और ये सब चीजें जो मिलके जो है ये क्या है? कैपिटल है। ठीक है, उनकी जो लैंड है वो भी कैपिटल बन गई है, उनका जो फर्नीचर है, किचन के इक्विपमेंट है, वो भी कैपिटल है। ठीक है, तो मनी एक तो पैसा, प्लस में ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल बोल देते हैं। ठीक है, आपकी मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल, और या फिर जो रेडी वाले होते हैं, उनकी जो रेडी है उसको भी आप कैपिटल में काउंट करोगे। ठीक है, या फिर आपके जो ये फॉर्म वगैरह भरने के लिए जो लोग बैठते हैं, उनके पास जो कंप्यूटर होता है, वो उनकी कैपिटल है। ठीक है, पैसा और प्लस में पैसे के अलावा जो मशीनरी, टूल्स वगैरह आप यूज कर रहे होते हैं, वो सारा आपका कैपिटल में आता है। कैपिटल इज एसेंशियल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज। कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी भैया, इसके बिना तो क्या ही कर लोगे तुम। ठीक है, तो मशीनरी आप कैपिटल में गिन सकते हो, या फिर अगर आप लोन्स वगैरह ले रहे हो, ये क्या है? एसबीआई क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लोन लेके मतलब, लोन का मतलब क्या है? मनी आप ले रहे हो। ठीक है, तो मशीनरी प्लस मनी, ये क्या है? ये आपका है कैपिटल। चलिए, अब मनी के लिए आपकी पर्सनल सेविंग्स भी हो सकती है, फैमिली से भी मांग सकते हो, फ्रेंड से भी मांग सकते हो, है ना। फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड तो यही होता है आपका, है ना। अगर आपको बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है, या तो आपके खुद के पैसे हैं, या फैमिली वालों के पास जाते हो, या यार दोस्तों से मांगते हो आप। ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रत्ना ने भी यही किया था जब वो उसने स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन फिर भी वो जो पैसे उनको मिले फ्रेंड फैमिली से, वो उतने नहीं थे जितना कि उनको चाहिए थे, इनसफिशिएंट थे, पूरे नहीं हो पा रहे थे, है ना। तो रत्ना ने क्या किया? रत्ना ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शी टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक। तो वो कहाँ चली गई? बैंक के पास चली गई कि भैया मेरे को लोन दे दो। अब बैंक लोन उसको क्यों देगा? बैंक किसी को भी पैसे क्यों देगा? क्योंकि बैंक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, जिससे बैंक की अर्निंग होती है। ठीक है, आप 10,000 रुपए लेते हो और साल में आपको 100 रुपए पे करने होते हैं, या 200 रुपए पे करने होते हैं। ये क्या है? ये 200 रुपए जो है ये बैंक को मिल रहे हैं। किसको मिल रहे हैं? बैंक को मिल रहे हैं। ये बैंक की क्या है? अर्निंग है।
कि जब तक 10,000 रुपये आप वापस नहीं दोगे, हर साल आपको 200 रुपये देने हैं। तो जब बैंक की रिकवरी होगी, लोन रिकवरी होगी, तो 10,000 तो आप दोगे ही, साथ में बैंक हर साल ये रुपए आपसे लेता रहेगा जब तक आप ये 10,000 नहीं दोगे। तो ऐसे क्या हो रहा है, बैंक की अर्निंग हो रही है। ठीक है। तो रत्ना ने यही किया था, लोन लिया था और फिर उसने इंटरेस्ट पे किया था। ठीक है। ऐसे ही जो लार्ज कंपनी होते हैं, रत्ना का तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, अपना बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए बहुत सारे पैसे की उनको जरूरत होती है। तो कई बार वो बैंक के पास चली जाती हैं, कई बार बैंक के अगर उनको पैसे नहीं देता तो वो जनरल पब्लिक के पास भी चले जाती हैं। ठीक है। अब भैया लोग उनको पैसे क्यों देंगे किसी भी कंपनी को, और कौन सा प्रोसीजर होगा जिससे देंगे, तो उसको आप बोलते हो स्टॉक मार्केट। स्टॉक में आप पैसे लगाते हो ना, तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट है कि भैया आप शेयर खरीद लेते हो। 100 शेयर हैं कंपनी के। ठीक है। 100 शेयर मतलब कि आप मालिक बन जाओगे उस कंपनी के 100%। 100% है एक कंपनी, है ना, उसकी वैल्यू आप मान के चलो, मान लो 2 करोड़ है। ठीक है। 2 CR वैल्यू है। तो 100% इज इक्वल टू 2 CR। ठीक है। लेकिन अगर ये एक्सपेंड करना चाह रहा है इसको, ये 100% को और ज्यादा इंक्रीज करना चाह रहा है, लेकिन इसको क्या है, इसको पैसे चाहिए होंगे, है ना। ये 2 करोड़ वैल्यू इसकी, मान के चलो दिल्ली में कोई बिजनेस चल रहा है, लेकिन अभी वो चाह रहे हैं कि भाई बैंगलोर में भी उनकी कोई तो ब्रांच हो जाए। ठीक है। तो ये बैंगलोर में ब्रांच के लिए उसको फिर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिएंगे, उसको लैंड भी चाहिएगी, उसको कैपिटल भी चाहिएगी, है ना, उसको लेबर भी चाहिएगी, और ये सब के लिए उसको पैसा चाहिए है ना। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि भैया ये जो 100% का मालिक मैं हूं ना, एक काम करो, मैं ये मालिकाना हक बाकी लोगों को भी दूंगा, लेकिन उन लोगों को ये खरीदने के लिए, मालिक बनने के लिए, अगर आप 10% मालिक बनना चाह रहे हो तो आपको मेरे को 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब जिसके पास 50 लाख रुपए हैं वो क्या करेगा, वो दे देगा इसको कि हाँ भाई ठीक है ले लो 50 लाख रुपए, लेकिन मेरे को अपनी कंपनी में 10% का मालिक बना दो। ठीक है। ये होता है आपका स्टॉक मार्केट, कि आप शेयर खरीदते हो, और शेयर जिसके पास जितने पैसे हैं उस हिसाब से शेयर खरीदता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास 50 लाख नहीं होंगे, जिनके पास सिर्फ 50,000 ही होंगे, या फिर 5,000 ही होंगे। वो क्या करेंगे, वो बहुत सारे लोगों का पुल होगा, 5-5 हजार के 100 लोग होंगे या 1,000 लोग होंगे, तो उसको आप म्यूचुअल बोल देते हो। सारे लोग इकट्ठे आ गए हैं, म्यूचुअल फंड हो गया है, म्यूचुअली सबने 5-5 हजार डाले, और उसके बाद इन सब लोगों के पैसे मिलके शेयर खरीदेंगे इसके, है ना, वो म्यूचुअल फंड है। तो अब क्या है कि कुछ लोग तो मालिकाना हक ले लेंगे, कुछ लोग क्या बोलेंगे कि भैया देखो बैंगलोर में भी खरीद रहे हो तुम, मतलब बैंगलोर में जो तुम ब्रांच बनाने जा रहे हो ना, एक काम करना, तुम ये पैसे ले लो, 50 लाख तुम्हें चाहिए है तो, लेकिन जैसे तुम बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे थे ना, वैसे ही तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हिस्सा हमें दे देना। जैसे अगर आपने यहाँ पे एक ब्रांच खोली 1 करोड़ लगा के, और उसमें आपको फायदा हो रहा है सारा टर्नओवर वगैरह होके 10 लाख का, तो उस 10 लाख में से जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है उसका एक हिस्सा मेरे को दे देना। अगर आप 10% खरीद रहे हो तो इस 10 लाख का 10% आपको मिलेगा। उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो डिविडेंड। ठीक है। हिस्सेदारी आपकी हो जाती है उनके प्रॉफिट में। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जनरल पब्लिक से ऐसे जो है वो पैसा ले लेती हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास 50 लाख है, आप बैंक में जमा कर रहे हो, बैंक आपको दे नहीं रहा उतना इंटरेस्ट, बैंक के पास खुद का पैसा नहीं होता ना, बैंक आप जनरल पब्लिक से ही पैसा लेता है, या तो एफडी करवा लेते हो आप, या सेविंग अकाउंट खोल के वहां पे आपका पैसा पड़ा होता है, ये सारा पैसा बैंक के पास आता है। अब बैंक किसी पैसे को जिसको लोन की जरूरत होती है उसी दे देता है ना। तो ये एक साइकिल है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। तो ये एक साइकिल है जो कि ऐसे चलती रहती है।
चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाह रहे हो। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक पर्सन जो कि एक आइडिया के साथ आता है, जिसकी कैपेबिलिटी होती है रिस्क लेने की, जो कि बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उन सबको एक साथ ले आता है। ठीक है। और वर्क हार्ड करता है एक स्टार्टअप करने में। ठीक है। उसको आप बोलते हो एंटरप्रेन्योर। जैसे कि ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं, ये आंटी हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने बैम्बू और केन प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ये फूड प्रोसेसिंग की एक यूनिट है, ये पोल्ट्री प्रोडक्शन है, ये पेट्रोकेमिकल प्लांट है ना। बिजनेस का आइडिया लेके आता है और बाद में ये सारी चीजें अरेंज करता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोल देते हैं। उसके पास एक विजन होता है। एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू बिजनेसमैन, कह सकते हो या आप एक तरीके से। ठीक है। तो उसके पास एक विजन होता है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी रखता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आता है जिससे कि आपकी सोसाइटी को, आपके नेशन को बेनिफिट होता है। ठीक है। या तो गुड्स बनाता है या फिर सर्विस देता है। ठीक है। तो एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर का ये काम होता है। इसके साथ साथ जब वो स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो वो जॉब भी क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटी देता है बाकी लोगों को। अगर जॉब मिलती है तो उनका लाइवलीहुड जो है उसको भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है। चलिए, तो एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि भैया यहाँ पे किस चीज की जरूरत हो सकती है या किस चीज की जरूरत है ना। और उसके बाद रिस्क लेता है अपना पैसा इन्वेस्ट करने का, बैंक के पास जाएगा, लोन मांगेगा, पैसा जो बाकी के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको इकट्ठा करेगा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग भी उसी की होगी, कैसे ऑपरेशन करेगा, कैसे फंक्शन होएंगे उसके बिजनेस में, एग्जीक्यूशन का, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हमने बात करी, लेकिन वो कंबाइन करेगा इन सबको। और उसके बाद सोसाइटी, वो एक इनोवेटिव आइडिया लेके आया जिससे सोसाइटी एट लार्ज फायदा हो रहा है। जैसे मान के चलो कि आपके यहाँ पे क्या नहीं है, क्लॉथ मार्केट नहीं है। ठीक है। आपको जाना पड़ रहा है कहीं से भी, आप दूर दराज के किसी गांव में हो, विलेज में हो। ठीक है। आपको दूर शहर में मान के चलो 200 किलोमीटर जाना पड़ता है हर बार आपको, जब भी कपड़े वपड़े खरीदने पड़ते हैं। गांव का एक आदमी है जिसको वो देखता है कि भैया लोग बहुत दुखी हैं इस चीज से कि जब भी उनको कपड़े वगैरह या ऐसी कोई शॉपिंग करनी होती है तो वो 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसमें टाइम लगता है, किराया लगता है, पैसे चार्ज करते हैं, और बाकी के जो काम है वो छूट जाते हैं ना। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि अच्छा इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर सकता हूँ, क्यों ना मैं गांव के अंदर ही एक क्लॉथ क्लॉथ की दुकान खोल लूं, है ना। जिससे उसको भी फायदा हो जाएगा और गांव के लोगों को भी फायदा हो जाएगा, उनको 200 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा, एक स्पेशल टाइम निकाल के, एफर्ट्स लगा के। इनके एफर्ट और टाइम कम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा। और दुकान अगर वो खोल लेगा, अगर बड़ी दुकान खोलता है तो 2-4 गांव के लोगों को काम पे भी रखेगा, है ना। और इसका क्या होएगा, इसको भैया वो दुकान खोलने के लिए इसको ज्यादा पैसे की जरूरत होगी एकदम से, है ना। या तो गांव के लोगों को बोलेगा कि मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, मैं दुकान खोल रहा हूँ, है ना। या फिर गवर्नमेंट या किसी भी बैंक में जाएगा कि मेरे को इतने लोन की जरूरत है, उसके लिए ये इंटरेस्ट पे करेगा, है ना। तो ये म्यूचुअल हो जाएगा। तो ये जो क्लोथ की एक शॉप खोलेगा वो कौन हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर। उसने देखा कि एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को इतनी दूर जाना पड़ रहा है। उसके बाद वो पैसे इकट्ठे करेगा, उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि ये दुकान कहाँ पे होनी चाहिए, मेन रोड पे होनी चाहिए या गांव के बीच में होनी चाहिए ताकि सबको एक्सेसिबिलिटी मिले, है ना। और कितनी बड़ी, कितनी छोटी, कितने लोग रखने हैं, किस टाइप के कपड़े रखने हैं,
बच्चों के भी रखने हैं कि या सिर्फ औरतों के रखने हैं, तो इस टाइप के सारे डिसीजन मेकिंग वो करेगा। उसके बाद ये डिसीजन वगैरह लेने के बाद सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो देखेगा कि दुकान अगर मेरे को मेन रोड पे बनानी है तो फिर वो वहां पे उसकी जमीन नहीं होगी तो वो दूसरे लोगों से पूछेगा, है ना, कि भैया तुम्हारा वो घर है वहां पे वो रूम है मेरे को चाहिए है मेरे को दे दो। तो वो रेंट पे करेगा। उसके बाद जिन लोगों को रखेगा उनके लिए जो लेबर उसकी दुकान पे काम करेंगे उनको वेज वगैरह देगा, तो उसका जुगाड़ करेगा, है ना। तो इन सारे फैक्टर्स को एक साथ लेके आएगा और उसके बाद जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, है ना। गांव से 200 किलोमीटर दूर जाना है तो किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी को ही जाना पड़ेगा, लेकिन अगर गांव में ही है तो भैया आप बच्चे को भी भेज सकते हो कि वो वाले अंकल की शॉप वहां से है ले आओ। तो वेलफेयर तो हुआ ही है सोसाइटी का, है ना। लेकिन इनोवेशन है, इसने काम किया है ऐसा जो सोसाइटी के भले के लिए है लेकिन अपना भी काम कर रहा है ये, है ना। चलिए, तो एक मैन, द मैन हु ड्रीम्ड बिग फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सोचा इन्होंने, JRD टाटा। बहुत इनका केस स्टडी है, ये एग्जाम्पल दिया जाता है इनको। ये एक एंटरप्रेन्योर्स थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक फिलंथ्रोपिस्ट थे। JRD टाटा, जहांगीर और रतनजी दादाबोय टाटा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटरप्रेन्योर में इनका नाम लिया जाता है। बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है आज का मॉडर्न इंडिया जो है उसको बनाने में। 1904 में जो है ये पैदा हुआ था, पैदा हुए थे। आई एम सो सॉरी, ही शुड बी रिस्पेक्ट, ही डिजर्व दिस रिस्पेक्ट। और जो फिर ये टाटा ग्रुप के हेड बने, है ना। टाटा ग्रुप जो वो लार्जेस्ट बिजनेस था कंट्री में उस टाइम पे, और वो मानते थे कि बिजनेस जो है ना, बिजनेस शुड नॉट ओनली मेक मनी, सिर्फ मनी माइंडेड हमें नहीं होना चाहिए, उसको सोसाइटी की हेल्प भी करनी चाहिए। और इंडिया की फर्स्ट एयरलाइन वो लेके आए थे 1932 में, जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस, है ना, आज के दिन जो एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारा टाटा ग्रुप को एक्सपेंड किया, स्टील में, कार में, पावर में, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स में, हर जगह टाटा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और JRD टाटा सिर्फ बिजनेसमैन ही अच्छे नहीं थे, वो अपने जो वर्कर्स थे उनकी भी केयरिंग करते थे, है ना, बहुत केयरिंग नेचर था उनको। वो उनको अच्छा जो है वर्क कंडीशन देते थे, उनके खाने पीने का ध्यान रखते थे, उनका हाइजीन का ध्यान रखते थे, है ना। और वो एक इंसान थे जिनके पास विजन था, हार्ड वर्क करते थे और ऑनेस्ट थे। और 1992 में इसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको भारत रत्न भी दिया जाता है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना। मिलिट्री वगैरह फोर्सेस वगैरह में आप अगर हो तो आपको अलग प्रकार के जो हैं अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप एक सिविलियन हो, आप सर्विसेज में नहीं हो, तो भारत रत्न जो है आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि ग्रेट सर्विस टू द नेशन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो आज का जो मॉडर्न इंडिया है उसको फ्रेम करने में, स्ट्रक्चर करने में JRD टाटा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे आज की क्लास हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो है ये हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी एन एनेबलर ऑफ प्रोडक्शन कैसे है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।